अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे इस कह लें कि ख़राब मौसम में, क्योंकि आज का जो मौसम है या एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाहर इवन दो कि जब आप ट्रैवल इस वक्त कर रहे होंगे, जब मैं भी आ रही थी अपने घर से ऑफ़िस के लिए, तो बहुत बुरी सूरत हाल है स्मॉग की। और इवन दो कि मुझे आज और भी ज़्यादा स्मॉग की बुरी हालत लग रही है पिछले दिनों की निस्बत। खैर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का क्या है और क्या सूरत हाल पूरा दिन रहने वाली है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब। शाम का कहते हैं ना कि अपने लिए वक्त ज़रूर निकाला करें। शाम का 1 घंटा अपने लिए निकालें, घर की छत पर बैठें, लोगों के मकान देखें, आसमान पर उड़ते परिंदे देखें, कॉफ़ी या चाय का एक कप दोनों हाथों से पकड़कर ये जो हरारत है ना, इसको ज़रूर महसूस करें। अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को इस अना से हटाकर अहमियत दें। ज़िंदगी की तलखियों को इस चाय की चुस्कियों के साथ ख़त्म करें। और अगर फिर भी सुकून ना आए ना, तो इस खाली कप को देखें कि जिस तरह इस कप में दोबारा चाय भरने की गुंजाइश मौजूद है ना, इसी तरह आपके अंदर भी ज़िंदगी और ख़ुशी भरने की गुंजाइश बाकी है। कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायज़ा लीजिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखिए। ख़ुद को भी कभी महसूस कर लिया करें। कुछ रौनकें ख़ुद से भी हुआ करती है। और एक बात ज़रूर याद रखिए कि कभी कभार हम अपनी अना, ज़िद और अकड़ की वजह से ना अपने ऐसे इंसानों का साथ खो बैठते हैं जो हमारे लिए हिफाजती बंद होते हैं। फिर उनकी कदर और उनकी जो कीमत होती है ना, उसका अंदाज़ा हमें उनके जाने के बाद मालूम होता है। और जब वो जाते हैं ना, तो वो किसी ऐसे रास्ते से जाते हैं जहाँ से उनके कदमों की छाप भी हमें नहीं मिलती है कि उनके जो निशानात हैं उनका ताक़ुब करके हम उन तक पहुँच सकें। तब फिर पछतावे के अलावा हमारी ज़िंदगी में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर इंसान की कदर करें। और लाजिम नहीं होता है कि हर तल्ख़ लहजा हमारे लिए अज़ियत हो। कभी कभी ये भी होता है कि जो अपनों का तल्ख़ लहजा होता है ना, वो हमें नींद से जगाकर कामयाब इंसान भी बना देता है। तो इसलिए आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुज़रे, उसके लिए आपने अभी से कोशिश करनी है। अगर आपके सिर्फ ये दिमाग में है ना कि आपने आज का दिन अच्छा गुजारना है और उसके लिए आप कोई कह लें कि प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे और कोशिश नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, या कह लें कि मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक वो हो नहीं पाएगा। तब तक कह लें कि वो उस चीज़ के अंदर आप कामयाब ही नहीं हो सकते हैं अगर वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिमाग में और वो हकीकत में हो ही नहीं रही है। तो अपना ये जो सारा फोकस है ना, इसके ऊपर सर्व करें कि जनाब आपने पॉजिटिव रहना है, हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है। क्योंकि आपकी सेहत कितनी अच्छी होगी और आपकी सोच कितनी अच्छी होगी, ये कह लें कि इंटरलिंक्ड मामलात होते हैं। तो आपने आज अपने लिए सबसे पहले तो एक टाइम ज़रूर निकालना है। बेशक 1 घंटा क्यों ना 24 घंटे में से निकालें, आपने निकालना है। अपने आप को जो है ना एक्सप्लोर करना है, अपने आप को परखना है कि आपने इस पूरे हफ्ते क्या किया है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रही है या कोई और उस आपके एक्ट से कह लें कि हर्ट हो रहा है और किसी और को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत ना आपको काम करने की ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जब आप ख़ुद को जानने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगे अपने ही मसरूफ़ टाइम में से। मुझे पता है हमारा आजकल वक्त टाइम मैनेज करना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हम एक बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता, अपने रिश्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। हमें बस एक दौड़ में हम लोग शामिल है कि किसी
तरह हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं, कामयाब हो जाएं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे रिश्ते हैं ना जो हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, खो जाते हैं हमसे। और बाद में जब हम मंजिल पे पहुंचते हैं ना अपनी, फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई भी नहीं होता, हम अकेले वहाँ पे खड़े होते हैं। और फिर उस चीज़ को क्या सेलिब्रेट करना, अकेले क्या ही हो सकता है। तो इसलिए अपने साथ लोगों को, अपने अजीज़ व अकारिब को लेकर साथ चलना चाहिए जो आपके लिए मुस्बत और कारआमद साबित हो, जो मुफीद कह लें कि आपके लिए साबित हो। तो ये हमारा आज का पैगाम था। अभी हमने आगे बढ़ना है और कुछ अपने सेगमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जनाब कामयाबी कहते हैं कि हमेशा उनको मिलती है जो अपने इरादों पर यकीन के साथ डटे रहते हैं और मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। दूसरों से मुतासिर ज़रूर हों, लेकिन याद ये रखें कि कामयाबी एक दिन में हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है और पुख्ता यकीन शामिल होता है। हर कामयाब इंसान के पीछे कहीं ना कहीं उसकी फ़ैमिली की सपोर्ट ज़रूर शामिल होती है। उसके अलावा आप ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करते हैं उसका जो बराह रास्त ताल्लुक़ है ना, आपकी सोच से भी होता है। अपने ख़यालात और सोच को बड़ा कर लें, अच्छा सोचें, मनफी ख़यालात और हारने के डर को ना अपने जहन से निकाल दें। अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा ही होगा ज़िंदगी में। और दूसरा ये कि जो पुख्ता इरादे और एतदाल है ना, हर मकसद में आपको कामयाब कर सकता है। मज़ीद इस हवाले से हमने जानना है कि ज़िंदगी में एतदाल ज़रूरी क्यों है, एतदाल के बैलेंस ज़रूरी क्यों है, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी क्यों है। तो इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, ग्रेट लाइक ऑलवेज। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की है कि ज़िंदगी में हर चीज़ें हमें चाहिए होती है, कह लें कि ज़िंदगी मजमूआ है हमारा, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे बात नहीं करनी चाहिए। हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, लव लाइफ भी, हेट लाइफ भी, बाकी चीज़ें भी होती हैं। ये सारा जब इकट्ठे होते हैं तब ज़िंदगी बनती है। तो ये एतदाल रखना ज़रूरी क्यों है ज़िंदगी में वैसे? देखिए, बैलेंस या तवाज़ुन जो है, हाँ। यही ज़िंदगी है। अच्छा। अगर आप चल रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, बैलेंस हैं तो आप ठीक हैं। अगर आप इम्बैलेंस हैं तो फिर आप गिर गई। तो गिरे हुए लोगों को कोई पसंद नहीं करता। जब हम लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो हम उसमें ज़िंदगी के चंद पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलवाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि अगर इन तमाम चीज़ों को साथ साथ ना लेके चला जाए तो आप बेशक एक फील्ड में कामयाब हो, मगर आपकी लाइफ सक्सेसफुल कंसीडर नहीं होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं तो स्टार्ट ही हेल्थ से करता हूँ, हेल्थ वाला बंदा हूँ। कि अगर आपने हेल्थ को मेंटेन नहीं किया तो फिर आपने जितने मर्जी पैसे कमा लिए, जितनी मर्जी अच्छी फैमिली है, आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आपको अपने हेल्थ टाइम को मेंटेन करना चाहिए। अच्छा। प्रोफेशनल लाइफ ले लें। सही। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ पैसे कमा के घर जा रही हैं मगर प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं कर पा रही, अपनी पहचान नहीं बना पा रही, एक लेगेसी छोड़ के नहीं जा रही, लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं बन रही, तो आप सेटिस्फाई नहीं है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी हर लिहाज से ग्रो करना चाहिए। सही। इसी तरह आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल ग्रोथ है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको मुआवजा मिलता है वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के मुताबिक मिलता है। ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे, नई चीज़ें नहीं सीख रहे, खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ इसके साथ लिंक्ड है, वो खुद ब खुद इम्बैलेंस हो जाएगी। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ खुद ब खुद इम्बैलेंस हो जाएगी। फिर आपकी फैमिली लाइफ, आपने भी कहा कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपने सब कुछ कमा लिया, उस कारोबार के लिए, उन पैसों के लिए फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसके चंद सालों के बाद जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ पे खड़े होंगे? बिल्कुल। मैंने से बेशुमार लोगों को देखा है, उनका बच्चा बीमार हो गया तो उन्होंने कहा ड्राइवर छोड़ा गया, इस डॉक्टर के पास ड्राइवर ले आएगा जाके, भी टाइम जो नहीं है। अच्छा, अब आपने बच्चे के लिए एक मिसाल कायम कर दी, क्योंकि लर्न बिहेवियर होते हैं कि जब बीमार हो जाए तो दवाई की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी प्यारे के साथ की या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। अब 20 साल के बाद टाइम चेंज होता है, वो आदमी बूढ़ा हो जाता है, बच्चा जवान हो जाता है। अब बूढ़ा बीमार होता है, उसे वक्त चाहिए, हमदर्दी चाहिए, तो बच्चा कहता है ड्राइवर अब्बा जान को डॉक्टर के पास ले जाओ। विल लर्न बिहेवियर था, आपने यहाँ से ये चीज सीख ली कि क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है। फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। आप पैसे कमा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं उजाड़ रहे हैं, वो जो आपने एक सेविंग रखनी थी कुछ रेनी डे के लिए, आने वाले वक्त के लिए, इन्फ्लेशन से निपटने के लिए, वो सब आपने नहीं की, तो अब फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का नतीजा भी अनहैप्पी लाइफ और स्ट्रेसफुल लाइफ की सूरत में निकलेगा। फिर छठे नंबर पे इन सब के साथ साथ आपकी जो आखिरत की ज़िंदगी है वो भी यहीं बैठ के मैनेज करनी है। ठीक है।
इसी दुनिया में रहते हुए उस दुनिया की तैयारी करनी है। उसमें आपने इबादत क्या करनी है, रूहानियत का तसव्वुर क्या है, आपके यहाँ अल्लाह को कैसे खुश करना है, ताकि जब अगली दुनिया में जाएं तो वहाँ पर पहले से चीज़ें मौजूद हों आपके लिए। तो जब तक इन सारी चीज़ों को बैलेंस नहीं किया जाएगा आप सक्सेसफुल कंसीडर नहीं हो सकते। अब एक को निकाल दें, आप हेल्थ को निकाल दें, यू आर नॉट सक्सेसफुल। बिल्कुल। कैरियर को निकाल दें, यू आर नॉट सक्सेसफुल। पैसों को निकाल दें, यू आर नॉट सक्सेसफुल। इसे निकाल दें, अपनी पर्सनल ग्रोथ को निकाल दें, सक्सेसफुल नहीं। और आखिरत को निकाल दें, यहाँ सब कुछ ले लिया, आखिरत खराब कर ली तो बिल्कुल ही नाकाम हो गए। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि हम अल्टीमेटली सक्सेसफुल कहला सकें। लेकिन ये इन सब मामलात में टाइम मैनेज करना कितना ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की है कि हम अपने लिए तो टाइम निकालते नहीं, हम एक दौड़ में शामिल हुए हुए हैं कि भाई हमने दूसरे से आगे निकलना है। बेशक हमारे पीछे जो भी हमारे मामलात है वो ख़राब हो जाएं, एक कह ले कि एक लाइफ के एस्पेक्ट के अंदर मामलात ख़राब हो जाए, दूसरे में नहीं होने चाहिए, हम उसके साथ लगे रहेंगे। तो टाइम मैनेज करना कितना ज़रूरी है इस मामले में? एक तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं, बाज़ार ये बात दुरुस्त भी है कि हम में से हर आदमी के पास यकसा पैमाने के मुताबिक वक्त है। मेरा साल 365 दिन का, आपका भी 365 दिन का है, मेरा महीना 30 दिन का, दिन 24 घंटे का, और मिनट 60 सेकंड का, और आपका भी ऐसे ही है। ये ज़ाहरी पैमाना है, लेकिन एक्चुअली मज़े की बात है कि टाइम इज़ फ्लेक्सिबल। अच्छा, मेरा 1 घंटा हो सकता है कि किसी और की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। मैं उस 1 घंटे में उतना काम कर सकता हूं जितना एक आदमी शायद 3 घंटे में नहीं कर सकता। मेरा टाइम फ्लेक्सिबल है। अच्छा, सभी का टाइम फ्लेक्सिबल है। इसी तरह एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को, कि आप एक काम को करने के लिए कोई टाइम मुकर्रर करती हैं। जब वक्त मुकर्रर करती हैं तो आप उस टाइम के अंदर उसे कर भी पाती हैं, और जब आप वक्त मुकर्रर नहीं करती, डेडलाइन मुकर्रर नहीं करती, तो वो टाइम लटकता जाता है, लटकता जाता है, लटकता जाता है। इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी एक और लिहाज से देखें, आप इंतजार कर रही हैं किसी का, वो आना है 10 मिनट बाद आना है, 10 मिनट नहीं गुजर रहे, 10 मिनट इतने ज्यादा तवील हो गए कि वो कई घंटे पर मोहित हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आप किसी इंतहाई चाहने वाले के पास जिसकी कंपनी आपको बहुत पसंद है, आप उसके पास 2 घंटे बैठी हैं और वो टाइम ऐसे गुजरता है 2 मिनट में 2 मिनट में गुजर जाता है। तो टाइम इज फ्लेक्सिबल, इट रिलेट्स विद योर स्टेट ऑफ माइंड। ओके, अगर हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को गिवन टास्क और टाइम की फिलॉसफी के मुताबिक एडजस्ट कर लें तो हम कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा, टाइम के मामले में एक और चीज़ जो मैं लोगों को कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक आम मजहबी कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान अपनी उम्र लिखवा के लाता है। ठीक है, ये एक आम सा कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता, डिबेट नहीं है ये, मगर मेरा ये ख्याल है कि हम अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए 20% ज़्यादा जी सकते हैं। अच्छा, अब वो कैसे जी सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में मेरी एज कितनी है? एक सवाल, सपोज आप कहती हैं 50 साल, आप कहती हैं 45 साल, जो अच्छा मैं कहूँगा नहीं, एक्चुअली मैं इस सवाल के जवाब में कहा करता हूँ कि एक्चुअली मेरी एज 30 ईयर है। अच्छा, मैं 30 साल का हूँ। अब वो कहते हैं लेकिन आप तो इतने के नहीं लगते, तो मैं कहता हूँ कि बाकी टाइम मैंने सो के गुजारा है, जो मैंने जिया है वो तो 30 साल है। तो जिंदगी तो वही है जो मैंने जी है। अच्छा, अब हम लोग जो सोने जागने की रूटीन है, मैं आमतौर पे सुबह फजर का टाइम उठ जाता हूँ, उसके बाद लोग सो जाते हैं, मैं सोता नहीं हूँ। अब जो 5 से लेकर 8 या 9 बजे तक के 4 घंटे हैं वो अनब्रोकन टाइम है, जिसमें मुझे कॉल्स नहीं आनी, जिसमें मुझे लोगों ने मिलने के लिए नहीं आना, मुझे किसी ने तंग नहीं करना, और उस 4 घंटे में मैं इतना काम कर लेता हूँ, इतना काम कर लेता हूँ जितना मैं पूरे दिन में नहीं कर पाता। तो अगर आप अपने लिए प्रॉपर टाइम स्लॉट्स को सिलेक्ट करें, अनब्रोकन टाइम ढूंढने, क्रिएटिव कामों के लिए, प्लानिंग के लिए 10 मिनट निकाल लें तो वो एग्जीक्यूशन के 10-20 मिनट बल्कि 2-3 घंटे बचा देते हैं आपके। तो टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स सीख लेना शायद कामयाबी के लिए आपको, आपके प्रोसेस को, सफ़र को तेज़तर कर देगा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, लोग ना वो कर नहीं पाते, बैलेंस नहीं कर पाते हैं आज का, क्योंकि बड़ा मुश्किल दौर भी हो गया है, मसरूफ़ दौर भी हो गया है, हमारे डिफरेंट गोल्स होते हैं, हमने आगे भी जाना होता है, कामयाबी भी हासिल करनी होती है, फिर खौफ भी होता है कि कामयाब ना हुए तो फिर पता नहीं क्या होगा, बाकी मामलात किस तरह चलेंगे अगर कामयाब ना हुए। तो हम लोग ना ज़िंदगी के एक हिस्से को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं बाकी हिस्सों की निस्बत। मसलन प्रोफेशनल लाइफ हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ जाती है पर्सनल लाइफ के निस्बतन। तो फिर इसमें किस तरह मामलात, क्योंकि ख़ास तौर पर मर्द हजरात से ये घर वाले ज़्यादातर गिला करते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप ज़्यादा ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस का ही सोचते हैं, घर भी आते हैं तो कहते हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे कोई बात ना करे या मुझे कोई कुछ कहे ना। तो ये मामलात भी फिर कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी की तरफ भी जा रहे होते हैं। इसमें ना 2-3 चीज़ें मुख्तलिफ पहलुओं से देखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी व्यूअर्स हैं या आप यहाँ बैठी हुई हैं और मैं आप लोगों के पास आप लोगों से बात कर रहा हूँ,
लेकिन एक्चुअली मेरी फैमिली को पता है कि दिस इज़ देयर टाइम, या और मैं उन्हीं के लिए बैठा हूँ। मैं इस वक्त आपके पास नहीं बैठा, बिल्कुल ऐसे मैं इस वक्त व्यूअर के लिए नहीं बैठा, मैं अपनी फैमिली के पास बैठा हूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरी फैमिली भी जानती है। वजह क्या है कि जब मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता हूँ, मेरी सोशल प्रोफाइलिंग बेहतर होती है, मेरी शख्सियत, मेरी पहचान बेहतर होती है, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होता है? मेरी फैमिली को होता है। अगर मैं ऑफिस में जितने घंटे स्पेंड करता हूँ तो एक्चुअली मैं किसके लिए स्पेंड करता हूँ? तो मैं उन्हीं के लिए। मेरे अखराजात तो बहुत थोड़े हैं, तो उनके ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो मेरा वो सारे का सारा टाइम भी बेसिकली उनके लिए स्पेंड हो रहा है। हाँ। मेरा ऑफिस अगर इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद से जब मैं चलता हूँ फैमिली को मिलने के लिए, तो वो 8 घंटे जो ट्रैवल टाइम है बेसिकली वो भी फैमिली का ही टाइम है, मैं उन्हीं के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने फैमिली को बताया है, समझाया है कि ये सब का सब टाइम आपका है। अच्छा। तो हमने गलती की कि हमने अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ एक्चुअली आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग इस बारे में हमारी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी, अपने तरजीहात की बात की, तो ये बात दुरुस्त है। हम में से अक्सर लोगों ने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट नहीं की। मिसाल के तौर पे किसी ने सबसे ऊपर रखा हुआ है फैमिली को, उसे कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा, वो नहीं चूज करता, सिलेक्ट करता कि यार मुझे फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन ये खौफ रहता है बहुत से लोगों में डॉक्टर साहब के वो रिस्क नहीं लेते हैं किसी नई चीज़ के हवाले से, कोई एक्सप्लोर करने के हवाले से, कोई कारोबार करने के हवाले से। वो बस ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं मैं कोई रिस्क लूँगा या लूँगी तो नाकाम हो जाऊँगा, पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, फला चीज़ हो जाएगी। जी, असल में उन्हें माइंडसेट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वो तरबियत याफ्ता लोग नहीं है। वो जिस घुटे हुए माहौल में रहे उसमें उन्हें यही बताया गया कि चादर देखकर पाँव फैलाओ। हालांकि हम सिखाते हैं कि जितने पाँव फैलाने हैं उतनी चादर का बंदोबस्त करो। उनकी थिंकिंग और तरह से डेवलप कर दी गई। उन्हें उस थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक वो उस खास खोल से बाहर नहीं निकलेंगे वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। अब जब निकलेंगे ना, फिर अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। गलतियां भी करेंगे, गलतियां करेंगे तो क्या होगा, आप गलतियों से सीखेंगे। ऐसे ही है। आपने सीखने पर लाखों रुपए, मिलियंस रुपए और मिलियंस ऑफ रुपीस और कम से कम 20 से 30 साल लगाए हैं यहाँ तक पहुंचने में। नहीं है डॉक्टर साहब कि जो लोग, जिन लोगों को हम इस वक्त कामयाब समझ रहे हैं, ये जो कामयाब इंसान है, पर्सनालिटीज हैं, कि उन्होंने शायद गलतियां ही ना की, उन्होंने भी बहुत सी गलतियां की। जिसने जितनी ज्यादा गलतियां की वो उतना ज्यादा कामयाब है, और जो निचले लेवल पर है उसने कम गलतियां की हैं। सिर्फ एक गलती को रिपीट मत करें बार बार, उन गलतियों से सीखें और हर मर्तबा नई गलती करें। ये अपने आप पर इन्वेस्टमेंट समझें। मेरा नुकसान हुआ, मैंने सीखा, दोबारा मैंने वो नुकसान नहीं करना। ये तो इन्वेस्टमेंट है। गलती तो आपने हमेशा। अच्छा चलें, अभी ऐसा करते हैं, हम एक 30 सेकंड की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, व्यूअर भी मेरे साथ कर लें, आप भी मेरे साथ कर लें। आप मुझे किसी फौरी जवाब देना, मुझे 5-7 सेकंड में, ताकि जल्दी जल्दी काम निपटाएं। ठीक है ना। आप मुझे अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक ऐसे काम के बारे में बता दें जो आपने बगैर गलती के किया हो। मसलन आपने चलना सीखा तो पहले गिरे नहीं, खाना खाना सीखा तो उल्टी नहीं होगी, आपने साइकिल चलाना, कोई एक काम बता दें। कोई ऐसा काम नहीं है व्यूअर्स, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें आपने गलती नहीं की। अगर मैं आज मिलियंस ऑफ रुपीस के चेक पर साइन करता हूं तो पहले मुझे काउंटिंग नहीं आती थी, मुझे एबीसी नहीं आती थी, मैंने वो गलतियां की तो आज मैं इस काबिल हो गया। अच्छा, अगला सवाल, मुझे किसी ऐसी कामयाबी के बारे में बताएं जिसकी बुनियाद में कोई नाकामी थी। व्यूअर्स, आप भी बताएं, आपकी हर कामयाबी के पीछे नाकामी थी। बिल्कुल ऐसे। अगर आज मैं रनिंग करता हूं तो पहले मुझे चलना नहीं आता था, मैं गाड़ी चलाता तो पहले मैं साइकिलों से गिर पड़ता था। आज मैं अच्छा बोलता हूं, पहले मैं ततला के बोलता था, अच्छा नहीं बोला जाता था। तो आज भी मेरी हर कामयाबी के पीछे कोई नाकामी है। तो जो आपकी आज की नाकामी होगी वो आपके आने वाले दिनों की कामयाबी की बुनियाद होगी। तो भाई अपनी बुनियादें बड़ी करें, ज्यादा नाकामियां लें ताकि ज्यादा कामयाबियां हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब इससे घबराना नहीं है, ना ही डरने की, एम्ब्रेस करें, इसे एम्ब्रेस करें, इससे सीखें, हमेशा अपनी गलती से सीखें और उसको ना दोहराने की कोशिश किया करें। उससे सबक लेकर उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़े और नई गलती के हवाले से सोचें कि अच्छा अब नई गलती करनी है तो उससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। हम डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस टॉपिक के ऊपर हमसे बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक तरफ मरीम नवाज़ किसान कार्ड दे रही हैं तो दूसरी जानिब ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है,
बल्कि मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। और ये किसान के लिए अच्छे इक़दाम ज़रूर हैं, लेकिन क्या ही अच्छी बात हो कि वो इस बात पर भी नोटिस ले लें कि इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर के किसानों की गन्ने की जो फसल है ना वो पक कर तैयार खड़ी है और बाज़ जगहों पर इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में किसान इस बात से परेशान है कि हुकूमत गन्ने की जो इमदादी कीमत है वो तय करके ऐलान करे ताकि वो इस हवाले से कोई फ़ैसला कर सके। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले किसान एक दिहाई से स्ट्रगलिंग पोजीशन में है। हम एक ज़रई मुल्क है और ये भी सच है कि ज़राअत से मुंसलिक बड़ी तादाद हर साल हमें सड़कों पर एहतजाज करती हुई दिखाई देती है। गन्ने के हवाले से हुकूमत की जानिब से ताहाल कीमत का तयन नहीं किया जा रहा। कीमत तय होगी तभी किसान से मिलकर मालिकान जो मिल्स मालिकान हैं वो गन्ने को ख़रीदेंगे। और इस ज़िम्न में किसानों ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की है कि वो हुकूमत को इस बार का पाबंद बनाए कि जनाब वो जल्द से जल्द गन्ने की इमदादी कीमत का तयन करे ताकि जो मिल्स मालिकान है ना उनसे बात की जा सके। और अगर इसमें ताख़ीर हुई तो किसान को इसका भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। अब मिल्स मालिकान और किसान में हमेशा इस मामले पर हमने देखा है कि मसाइल आते रहे हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि आज तक कोई भी हुकूमत इस पर एक मैकेनिज़्म बना ही नहीं सकी है। अब किसान खुशहाल होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, अवाम भी खुशहाल होगी। तो किसानों के मज़ीद मसाइल क्या हैं और ये दरख्वास्त दायर करने के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद हैं, फ़ारूक तारिक साहब मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के। फ़ारूक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। थैंक यू। और उसके साथ साथ मलिक मोहम्मद यासीन जुद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो सूबाई सेक्रेटरी है किसान इत्तेहाद खार हुसैन बाट ग्रुप के। आपको भी यासीन साहब खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले फ़ारूक साहब आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या मामलात हैं किसानों के और क्या क्या मसाइल हैं ख़ास तौर पर। और ये जो बात मैं कर रही थी कि गन्ने की जो फसल तैयार खड़ी है, कहीं पर कटाई भी शुरू हो चुकी है, तो इमदादी कीमत का तयन अभी तक क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सका कि IMF ने एक शर्त रखी है अच्छा कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स ना करें। अच्छा। और वो शर्त मानने, ये कर्ज़ा लेना चाहते थे, इन्होंने ये शर्त मानी है और उसका रिज़ल्ट ये है कि इसका फ़ायदा जो है वो बड़े सरमायादार को, जागीरदार को और गन्ने और शुगर मिल मालकान को होगा, जबकि आम किसानों को नुकसान होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पाकिस्तान में बहुत देर से नाफज है। अच्छा। पिछले साल पंजाब में 400 रुपया फ़ी मन 40 किलो के 400 रुपये की कीमत मुतय्यन थी। सिंध में यह कीमत 425 रुपये थी। तो जो इन्होंने गंदम के साथ किया अब वो गन्ने के साथ करना चाहते हैं। नहीं, तो ये जो गंदम की कीमतों का तयन किया जाता है ये हुकूमत करती है, तो क्या ये पहले भी यही मैकेनिज्म होता था, हुकूमत ही करती थी, या अब ये हुआ है? ये पहली दफ़ा जो है वो इमरान खान के दौर में उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, 60 प्राइवेट कंपनियों को। बिल्कुल। उसको कंटिन्यू किया केयर टेकर गवर्नमेंट ने, और यही बात फिर बाद में ये जो अब हुकूमत है उसने कंटिन्यू की है। ये एक पास्को ख़रीदता था, महकमा खुराक ख़रीदता था, ये एक रूटीन थी कि किसानों को बारदाना मिल जाता था, वो उसमें भर के देते थे, उनको पता होता था कि हुकूमत ने प्राइस ये रखी है, मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इतना बजट है मेरा, ये उससे ना प्लानिंग में उनको फ़ायदा होता था। अच्छा। अब इन्होंने वो प्लानिंग सारी ख़त्म कर दी है। बेसिकली ये हुकूमत सरमायादारों को, जागीरदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और आलमी सतह पर जो IMF है ना वो अवाम दुश्मन एक अदारा है। अच्छा। वो अवाम के हक में अदारा नहीं है। उसी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। अब गन्ने की कीमतें अगर कम होंगी, उन्हें ये एहसास होना चाहिए किसान ही उनकी मार्केट है, उनकी मंडी किसान है, चूँकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी किसानों की है। अगर वो खरीदारी करने के काबिल नहीं होंगे, ज़रई मुल्क है ना, ऑब्वियसली ज़रई मुल्क है हमारा, रीढ़ की हड्डी है हमारे पाकिस्तान की, देखा जाए सारी बुनियादी चीज़ों में। तो मुझे बताइए फ़ारूक साहब कि जिस तरह इस वक्त जो चीनी की कीमत है वो 140 से 150 रुपए के किलो के बराबर है, कम भी है, थोड़ी सी इससे कम भी है, मुख्तलिफ रेट्स हैं हर जगह के, अपने अपने इलाके के। तो आपको क्या लगता है ये बहुत ज़्यादा है, और अगर ये तयन कर लिया जाता है या
आपको इस हवाले से सही फायदा मिलता है किसान की अगर बात कर ली जाए तो? देखें, गन्ने के जो काश्तकार है ना, वो हमेशा घाटे में रहे, घाटे में रहते हैं। घाटे में रहते हैं। जब भी जो बेचते हैं ना, एक तो उन्हें फौरी पैसे नहीं मिलते, अच्छा, फिर जो 3-4 दिन लग जाते हैं फैक्ट्री के गेट तक पहुंचने में, लंबी कतारें लगी होती हैं, कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, बाहर उनके एजेंट बैठे होते हैं। अच्छा, फिर वो तलाई में जब वो तोलते हैं उसमें घपले करते हैं। फिर जो असल कीमत, जो जितनी देर आप गन्ने को काट के रखेंगे वो खुश्क होता जाएगा, उसका जूस कम होता जाता है, वो भी एक नुकसान है। अच्छा, उसको वो वजन कम होता जाएगा, वजन जितना कम वो होता सूख जा रहा है, जाएगा। वो भी सूखता जा रहा है। तो जब और जो चीनी की जो प्राइस है, अगर गन्ने की प्राइस से मुंसलिक कर दी जाए तो गन्ने की प्राइस तो 700-800 रुपये मन तक जानी चाहिए, क्योंकि जितना प्रॉफिट पाकिस्तान के शुगर मिल मालकन कमाते हैं ना, शायद पाकिस्तान की कोई और इंडस्ट्री इतना प्रॉफिट नहीं कमाती। ये इसलिए ये यहाँ पे एक माफिया बन गया। पीपल्स पार्टी में, नून में भी है, तहरीक इंसाफ में भी है, तरीन साहब भी हैं। जो भी नया उठता है वो शुगर मिल लगाता है, और शुगर मिल क्यों लगाता है? उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, उसमें 10 और चीज़ें वो बना सकते हैं। और किसानों को पैसे इन्होंने लेट देने होते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी ले लेते हैं, गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं और किसानों को भी ब्लैकमेल करते हैं। किसानों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। अच्छा यासीन साहब, आपसे बात करना चाहूँगी कि मुझे बताइए कि ये सारे मामलात में, इसमें खाद भी आपको पता है यूज़ होती है, फिर बिजली के मामलात के यूज़ होती है, उसकी भी कीमत देनी होती है। तो ये खाद और बिजली और बाकी मामलात तय करने के बाद या अदायगियों के बाद आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है, या आप लोगों को कोई बचत होती भी कि नहीं होती है? ये तकरीबन बहुत शुक्रिया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने किसानों को बुलाया और हमारी आवाज़ हमेशा, मीडिया ने हमेशा, जब भी किसानों के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है तो मीडिया ने हमारा साथ दिया है। इसमें मैं मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ। तो इसमें मैं बात यह है कि तकरीबन 2 साल से किसान नुकसान में जा रहा है। इस वक्त पोजीशन ये हो चुकी है कि जो मिल मालकान है उन्होंने 15 नवंबर को जो है ना मिलें चलानी होती हैं, लेकिन अभी तक वो नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा। इसके ऊपर हमने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। अगर 15 नवंबर को ये मिलें नहीं चलाएंगे तो हम पुरअमन एहतजाज पंजाब असम्बली के सामने एक बड़ा एहतजाज इस दफ़ा हम करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से प्रॉब्लम में ये आ रही है कि जो गंदम की फसल है वो हमारी लेट हो रही है, क्योंकि ये जो है ना मिलें जानबूझ के ये लेट चलवाते हैं और हमारी जो पिछली फसल है वो लेट हो जाती है। इसलिए फिर हमारा जो इन्होंने काश्त करनी होती है हमारे किसानों ने, वो फिर जल्दी जल्दी अपनी जो फसल है उसको मिलों की तरफ ले जाते हैं और वो रश पड़ता है। अच्छा। जब रश में किसान हमारा वहाँ से पहुँचता है तो ये जब वज़न करते हैं तो 100 मन से 10 मन ये वज़न में ही ये पूरा में वज़न ये तोलते हैं, इनके कंडे में जो है ना ये फ़र्क होता है। उसके बाद इन्होंने खुद ही हमें गन्ने का बीज दिया होता है और फिर ये कहते हैं कि ये जो आपकी वैरायटी है ना ये नॉन वैरायटी है, उसके ऊपर भी नॉन वैरायटी के बीज भी खुद देते हैं। और कहते हैं जब वो काश्त हो जाता है तो कहते हैं जी नॉन वैरायटी है। और उसके ऊपर ये बेचारे किसानों को 15 से 20 मन जो है ना ये 100 मन के मगर ये कटौती लगा लेते हैं। और जब किसान वहां से पहुंचता है तो ये कहता है कि आपको 30% ये कटौती लगेगी। उस वक्त किसान 4 दिन से रोडों के ऊपर बेचारा, नींद भी नहीं, रोडों के ऊपर वो सोता है, खाना भी नहीं मिलता, और फिर वो बेचारा किसान कहता है कि अब मैं किधर जाऊं, जो मिल रहा है वही ले लें। तो ये किसान की मजबूरी से ये फायदा उठा। अच्छा फारूक साहब, आप इसमें एक तो ऐड ऑन क्या करना चाहेंगे? दूसरा ये कि आजकल किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवातुर से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जो स्मॉग की जो सूरत हाल है उसमें किसानों का भी एक बहुत बड़ा कह लें कि हिस्सा है कि जो फसल की बाकियात है उसको जलाया जाता है। और क्यों जलाते हैं वैसे? अगर पता है कि स्मॉग का मसला है तो क्यों जलाया जाता है बाकियात को? पहले तो मैं ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए गंदम को 3900 से 3950 से इन्होंने 2600 रुपये कर दिया। भारत में भी ये मोदी सरकार ने किया था 2-3 साल पहले, और उस पर किसानों ने एहतजाज किया कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैंसिल नहीं कर सकते। उन्होंने बिल पास किया था पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट ने वो बिल अप्रूव किया। किसानों ने 1 साल पूरी जद्दोजहद की और मोदी को पहली दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा सिर्फ इस इशू पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जिस तरह मरियम नवाज़ हैंडल कर रही है ना, वो किसानों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रही है। वो किसानों को कभी माफिया कहती है, और अभी देखें स्मोक के मसले पे किसानों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। असल स्मोक कहाँ से आती है? बड़ी फैक्ट्रियों के धुआं से। ये जो
बिजली बनाते हैं कोयले से, ये जो बिजली बनाते हैं तेल और गैस से। ओके। ये जो ट्रांसपोर्ट इनकी नकारा किस्म की ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्होंने ख़त्म कर दी है। कोई बड़ी बसें नहीं है, सारी वैगनें चिंचियाँ चल रही हैं और ये खुद इन्होंने इजाज़त दी हुई है। तो उसको तो कंट्रोल नहीं करते, किसानों के ऊपर और भट्ठा मजदूरों के पीछे ये पड़ गए हैं कि ये दो है स्मोक के बायस। स्मोक किसी एक वजह से नहीं है, स्मोक एक पूरी जो पिछले अरसे में लेकिन कोशिश करें ना किसान भी बहुत कम जलाते हैं। ये एक मैं आपको बताऊं, अल्टरनेट जो है ना ऑप्शन उसको इख्तियार किया जाए ताकि कम से कम स्मोक का बाइस बने। अगर ये फसलों की बाकियात का मामला भी उठाया जाता है या इसको भी एज अ फैक्टर यूज किया जाता है। आपको क्लाइमेट इंसाफ, क्लाइमेट जस्टिस में किसानों की फसलें फजा को साफ करने में मदद देती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका और यासिन साहब आपका कि आप दोनों आए और आप दोनों ने अपना अपना जो मौक़िफ़ है ख़ासतौर पर किसानों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे और उन्होंने मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया। और जनाब अब कुछ तालीमी मैदान के हवाले से बात करते हैं और जो हमारे माहिरीन होते हैं वो मैट्रिक को यानी कि 10th स्टैंडर्ड्स को ना तलबा के लिए तालीमी करियर की पहली सीढ़ी गर्दानते हैं और उनके मुताबिक कि एक कामयाब करियर तक पहुंचने वाली जो सीढ़ी है उसका आगाज़ यही से होता है। और फिर आजकल कॉलेज में एडमिशन होने के दौरान मिलने वाले वक्फे को ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि इस सुनहरी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ हैं उनको तरजीह दी जाती है कि हम वो सीख लें, जो अच्छी बात भी है। दूसरा ये है कि इंटर के जो अक्सर तालिब इल्म होते हैं वो इम्तिहान के बाद मिलने वाले जो ब्रेक होती है उसको ज़ाया कर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में करवाए जाने वाले डिप्लोमास या फिर शॉर्ट कोर्सेज़ जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं जो उनके लिए आगे जाकर मुफीद साबित हो सकते हैं। अब इन कोर्सेज़ के ज़रिए आप गैर निसाबी तालीम से मुंसलिक रहते हुए अपनी सलाहियतों को और अपनी अहलियत जो है ना उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। तो कैसे और कौन से ऐसे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जिनको हम सीख सकते हैं, कहाँ सीख सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। काशिफ साहब जिस तरह मैं बात करी थी कि जो मैट्रिक के मामलात होते हैं, जो बच्चे मैट्रिक में होते हैं वो कहा जाता है कि जो कामयाबी की जो पहली सीढ़ी होती है ना इसको गर्दानते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जब ये जो कुछ ब्रेक्स आती हैं अंदर, जब बच्चे रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं इंटर में भी, इवन दो के और मैट्रिक में भी, तो इस ब्रेक के अंदर 2-3 महीने के वक्फे के अंदर बच्चे कौन कौन से शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं? जी शुक्रिया मुनीबा, इसमें आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पूछा है मुझसे। इसमें जो एक्चुअली वो जो 3-4 माह होते हैं ना बच्चों के पास, 3 माह अमूमन, वो मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है। बिलीव मी, इट्स अ गोल्डन पीरियड कि उसको वो कैसे यूटिलाइज करें। जी। तो उसके अंदर वो ज़ाहिर है शॉर्ट कोर्सेज की तरफ जाएं, क्योंकि अब सवाल आता है क्या करें, कोई गेम्स की तरफ जाएं या कोई और स्टडीज़ की तरफ जाएं। लेकिन द बेस्ट वे इज़ कि चूँकि दौर आईटी का है और उसके अंदर आकर बच्चे अपने उस टाइम को, उस स्पैन को, बेसिकली उसको मैं वर्ड यूज़ करूँगा, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो उनकी ज़िंदगी भर काम आएगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को, जो कि जिन्होंने अपनी छुट्टियों में, उन दिनों में जब वो ब्रेक आती हैं और उनके पास 2-3 माह मिलते हैं, उन्होंने जो फील्ड को इख्तियार किया आईटी की, आज मैंने उनको बहुत कामयाब देखा है। एक तरफ कन्वेंशन स्टडीज़ है, एक तरफ स्किल्स हैं। तो अब तो पूरी दुनिया को पता है कि स्किल्स एक शॉर्टकट मेथड है और हैंड्स ऑन है, और चूँकि वो हैंड्स ऑन होता है इसलिए उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे आ जाते हैं, वो टू दी पॉइंट होता है। और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोर्सेज आपने टच किए हों फिर तो बात ही कोई नहीं है। जैसे अब ऑनलाइन लर्निंग है, फिर तो पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। ठीक है, तो वो तो बेस्ट है इस वक्त। ठीक है, क्या आप आईटी की साइड पे जा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग या पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं ताकि आपका ये जो ब्रेक आपको मिली भी होती है 2-3 महीने की, जब आप अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं, वो इंटर है, मैट्रिक है, तो उसको, उस ब्रेक को या उस वक्त को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप कुछ नई स्किल्स जो है ना वो सीख सकें। नहीं तो अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और ये सारी चीज़ें हैं, इसके कोर्सेज करके आप इतने पैसे कमा सकते हैं, तो अब कोर्सेज अगर हमने करने हैं तो हम कहाँ से करेंगे? क्या यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऑनलाइन ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ से हम लोग कोर्सेज कर सकते हैं? देखिए ऑनलाइन भी हैं, लेकिन एज वेल एज द पाकिस्तानी सिस्टम इज़ कंसर्न,
ये थोड़ा सा माहौल मुख्तलिफ है, मेरा एनालिसिस ज़रा मुख्तलिफ है। वो ये है कि क्लास में स्टूडेंट्स अगर बैठे होते हैं उनको तवज्जो कराना पड़ता है, तो एक कल्चर भी तो है ना। अगर हम वेस्ट की बात करें तो शायद उनके लिए ऑनलाइन लर्निंग की वो आदत है उनको, क्योंकि एक कल्चर में वो अडॉप्ट कर लिया हुआ है। पाकिस्तान में चूँकि कल्चर नहीं है, तो वो जब आप ऑनलाइन अर्निंग की बात करेंगे स्पेशली IT, तो उसके लिए स्टूडेंट भी आगे वैसे चाहिए, यानी आपको IQ लेवल भी वैसा ही चाहिए, आपको क्वेश्चंस करने, आंसर्स करने, टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। तो जो लाइव क्लास होती है उसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास होता है, नो डाउट, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो लिहाजा मैं बिलीव इस चीज़ में ये करता हूँ कि ऑनलाइन स्टडीज़ आपको दे सकती हैं किसी हद तक, लेकिन अगर आप 100/100 कहें या 100/95 कहें तो वो शायद आप फिज़िकल क्लास में जब जाते हैं तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका देखिए ना, टीचिंग में आई कांटेक्ट, फेस रीडिंग, क्वेश्चन आंसर्स और एक माहौल बहुत काउंट करता है। अगर आप मदरसे की बात करें कि एक बच्चा हाफिज़ बनना चाहता है, तो जब तक वो माहौल में एडजस्ट नहीं होता ना, वो हाफिज़ भी नहीं बनता, वो घर बैठ के नहीं बन सकता। तो आपको माहौल में जाना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। तो माहौल इज़ द क्लास, डेट इज़ द क्लास इन्वायरमेंट। उसके अंदर फिर फ़र्ज़ करें कोई किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई, उसने आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो क्वेश्चन तो किसी और ने किया, आंसर सबको मिला, लेकिन उससे सबका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होता है, इससे रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। अच्छा, दूसरा काशिफ साहब, हमारे क्या आपको लगता है कि हमारे यूथ के अंदर इतना स्पार्क या इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं AI में, या पूरी इस फील्ड में अगर बात की जाए? और दूसरा, आपको पता है कि यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर भी बंदिशें भी हैं, प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, इंटरनेट स्लो भी हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी आ गई है कि हम अब क्या ही कर सकते हैं अगर ये इसी तरह चलेगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हमें कह लें कि नेगेटिव फीडबैक अब मिल रहा है कि यहाँ पर तो हमें पाकिस्तान रीजन में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप शॉपिंग ना ही करें या इनको ऑर्डर्स ना ही दें। तो इस वजह से भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हैं। तो फिर उसका अल्टरनेट है हमारे पास? देखें, अब क्या हो रहा है कि हम तीसरे नंबर पे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है टैलेंट में। एक तरफ ये बात आ गई। अच्छा, अब वो क्या हो रहा है कि आपने जिस तरह कहा कि ये सच है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, दुनिया का ट्रस्ट पाकिस्तान से जा रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट जो है वो प्रॉपर चलता नहीं है। दिस इज़ ट्रू, बट ये तो स्टेट की जिम्मेदारी थी ना। अगर आप फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई और रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं, तो आप उसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ लेके चलें कि हमने एक तरफ अब हम कहते हैं जी $25 बिलियन का हम लोग जो है वो टारगेट पूरा करेंगे IT इंडस्ट्री के थ्रू। दूसरे इंडस्ट्री ही आपने बिठा दी, जैसे टेक्सटाइल बैठ गई, दूसरी बैठ गई, ये भी बैठ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए, कि एक तरफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारे नौजवानों को जॉब की क्या ज़रूरत है, वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अच्छा, हम वो काम कर रहे हैं कि मुंह पे हाथ भी रख रहे हैं और कहते हैं सांस भी लो, मरना भी नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप मतलब ना इधर जीने देते हैं ना उधर जीने देते हैं? तो इस पे मेरा बहुत बड़ा, मैं मतलब रिकॉर्ड करवाता हूँ अपना एहतजाज के दिस इज़ रॉन्ग बीइंग ए IT प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन। मैं इसको अच्छा नहीं समझता, इसका प्रॉपर कोई वे होना चाहिए। इंटरनेट की जो इंटरनेट की बहुत बंदिश है जी। अभी देखिए ना, इसमें और भी जो चीज़ें हैं, चले फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन अभी मुल्की हालात ख़राब होंगे, फॉर इंटरनेट चोक कर दिया जाएगा और फिर वो 8-8 दिन चोक रहेगा। आप ये देखें कि वो 8-8 दिन जिनके घरों के चूल्हे स्टार्ट हो गए ड्यू टू दिस, एक तरफ तो स्टेट जॉब नहीं दे रही, फिर वो अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं। अब जब अपना रास्ता भी ढूंढ रहे हैं और उन पाकिस्तान का ट्रस्ट आउट हो गया, एक बार आपका ट्रस्ट जब जाता है वो वापस बहुत मुश्किल से आता है। तो नुकसान तो यंगस्टर्स का हुआ ना, तो फिर टारगेट किधर गया हमारा? ऐसे ही अगर मामलात रहे तो क्या अल्टरनेट है यंगस्टर्स के पास कि नहीं है? देखिए, अल्टरनेट यही है कि VPN लगा लें, उसके अपने नुकसान हैं, उसके अपने कुछ फायदे भी, नुकसान भी, ये भी हल नहीं है। एक स्टेटमेंट आती है जी, लोग VPN ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से इंटरनेट स्लो है। ये भी एक हमें स्टेटमेंट सुनने को मिली थी एक कह लें कि ओहदेदार से। तो ये मामलात हैं जनाब। काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज कुछ मेकअप टिप्स पर हम बात करेंगे। कुछ टिप्स आपको मैं दूंगी, कुछ हम अपनी मेहमान से पूछेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जब हम 20 से 30
ईयर की ब्रैकेट में होते हैं ना, तो इस दौरान हमारी जो स्किन है ना वो हमसे ज़्यादा तवज्जो मांगती है। तो लिहाजा इस उम्र में आपको चाहिए कि अपनी स्किन टोन और ख़ास तौर पर जो आपके गले के नकूश होते हैं ना उनको निखारने के लिए मेकअप की बुनियादी टेक्निक एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। बाहर निकलते वक्त आपने एटलीस्ट सनस्क्रीन लाजमी लगाई हो, हमेशा ऑयल फ्री फाउंडेशन इस्तेमाल करें, मेकअप इस्तेमाल करें जो कि ऑयल फ्री हो, सोने से पहले मेकअप अच्छी तरह से साफ़ करके सोएं, अपनी जो स्किन है उसको क्लेंस्ड करके सोएं। मेकअप जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना उससे भी गुरेज कर रहे हैं, वरना चेहरे पर बड़ी उम्र के तासुरात नुमायाँ होते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन की हिफाजत और देखभाल को अपना मामूल बनाएं। स्किन केयर के हवाले से भी बात करेंगे, ब्यूटी टिप्स के हवाले से भी बात करेंगे, मेकअप आजकल क्या ट्रेंडी है उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में रुबाब भट्ट मौजूद है जो कि ब्यूटिशियन है, उनसे बात करेंगे। रुबाब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रुबाब, सबसे पहले तो बताइए कि आजकल क्या क्या ब्यूटी ट्रेंड्स चल रहे हैं? अच्छा, आजकल बहुत सॉफ्ट इफ़ेक्ट्स जो है ना वो चल रहे हैं। पहले होता था हमारी ब्राइड्स और ये वो चीज़ें बड़ी हैवी होती थी, आजकल लोग नेचुरल में रहते हैं। अच्छा। और वो नेचुरल बहुत खूबसूरत भी दिखता है, आपकी स्किन को भी ज़्यादा ख़राब नहीं करता, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं, अपने किसी भी तरह से स्टाइल को आप ऑन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो बहुत तो नेचुरल में क्या मतलब आ जाता है? सारा मेकअप ही आता है या उसमें कुछ नहीं भी करना होता नेचुरल में? अच्छा, कुछ नहीं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा। है। मेकअप का मतलब ये है कि आपको इन्हेंस करे और आप अगर मेकअप कर रहे हो तो वो दिखे भी, लेकिन दिखे बड़ा नेचुरल सा। अच्छा, नेचुरल मेकअप में लोग समझते हैं शायद ये चीज़ नहीं लगेगी, हाँ। वो चीज़ नहीं लगेगी, लगा सब कुछ होता है, बस बड़ा नेचुरल सा इफेक्ट होता है। तो वो नेचुरल Beautiful दिखाने के दिखता लिए है। क्या करना है? मतलब आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके Exactly. प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आप क्या टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जो आपको वो नेचुरल दिखाई दे लेकिन आपने लगाया भी सब कुछ है? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन प्रिपरेशन पे कि अच्छा। आप किस तरह से स्किन को प्रेप करते हैं। ओके। आप ग्लॉसी दिखना चाहते हैं और आजकल ग्लॉसी ज़्यादा चल रहा है क्योंकि कोरियन स्किन की तरफ सारे जा रहे हैं ना। एग्जैक्टली वहाँ- और वो कोरियन स्किन सिर्फ मेकअप से नहीं आती, हाँ। कोरियन स्किन आती है स्किन की केयर से, बिफोर से और आफ्टर से। मेकअप है। से पहले भी एक केयर है, मेकअप के मेकअप के बाद भी भी एक एक केयर है। केयर है। ठीक है। हम जब मेकअप करते हैं ना, नॉर्मली जब लड़कियां मेकअप करती हैं या जैसे भी वो अपनी क्या ये लाइफ में होती हैं, तो वो बैरियर्स नहीं क्रिएट करती। अच्छा, सबसे पहले आपको बैरियर्स क्रिएट करने चाहिए ठीक है। मेकअप अब ये करने से पहले। बैरियर्स क्रिएट करना क्या होता है? अब ये भी बताएं हमारे अच्छा। देखने वालों को कि ये क्या है। उन्होंने कहना है शायद कोई आगे अपने बैरियर्स लगा देने हैं, ये हुआ है। क्या है ये बैरियर्स क्रिएट करना? अच्छा, लेट मी स्पीक। मैं बताती हूँ आपको। बैरियर्स का मतलब होता है आप अपनी स्किन को तैयार करना। हाँ, ठीक है। मेकअप से पहले सबसे पहले आप अपना अच्छे से फेस वॉश करते हो, ओके। उसके बाद आप क्लिनज करते हो। क्लिनज अगर आप स्क्रब करना चाह रहे हो, अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, आपके स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं, तो आप स्क्रब कर लो। ओके। स्क्रब कर लो, उसके बाद आप उसे रब करो थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए अपनी स्किन को छोड़ दो। सॉफ्ट हो जाती है ना स्किन, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। फिर उसके बाद अगर आप आइस पैक यूज़ करना चाहते हो तो आप वो यूज़ कर लो। अच्छा। और क्योंकि उससे फिर आपकी स्किन ना टाइटन अप हो जाती है। टाइटन अप हो जाती है, फ्लफीनेस ख़त्म हो हाँ, जाती है स्किन में से, जैसे गिरी गिरी सी फील हो रही होती है, वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद आप 2-3 मिनट बाद उसको भी स्टे दो। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, प्राइमर लगाओ। कुछ लोगों का टी जोन जो होता है ना वो ऑयली होता है, कुछ लोगों का टी जोन ऑयली नहीं होता, कुछ लोगों का ओवल ऑयली होता अच्छा। है, कुछ लोगों का सिर्फ ये ऑयल होता है। वो आपको अपनी स्किन का पता होता है, मेरी स्किन ऑयल कैसे मेरी स्किन से ऑयल निकलता है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ से आपका ऑयल निकलता है, मॉइस्चराइज़र आपने अच्छा सारा लगाना है। अगर आप कोरियन स्किन का मेकअप चाहते हाँ, हैं हाँ, तो आपको मॉइस्चराइज़र अच्छा लगाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मॉइस्चराइज़र ना आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करता है, ग्लोसी लुक में भी रखता है और आपकी स्किन पे एक बैरियर क्रिएट कर देता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होती प्रोडक्ट की आपकी स्किन ठीक में। है। उसके बाद आप अपना कवर कर लें, टी जोन कवर कर लें। मोस्टली लोगों का टी जोन ऑयली होता है, तो आप उसे कवर कर लें प्राइमर के साथ। उसके बाद आप उसे स्टे दें, फिर आप ब्लेंड करें बेस को, ये बैरियर क्रिएट हो जाते हैं।
बेस डायरेक्ट अप्लाई नहीं होनी करनी चाहिए है, ठीक है। लोग क्या करते हैं नॉर्मली जो आप मुंह धोते हैं और फौरन से जो है ना वो हाँ, base आपकी apply मेरी कर फील्ड देते के हैं। लोग हैं, उनको भी कुछ काफ़ी चीज़ें इस तरह की नहीं पता, मीन्स से उन्होंने डेली मेकअप करना है, हाँ। लेकिन डेली मेकअप करना है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनका बैरियर्स किस बनाना तरह बहुत करना है, ज़रूरी है। true। अब जो मेरी स्किन है ना, मैं जब मेकअप करती हूँ ना, मेरी स्किन में मेकअप बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व होता है, बहुत ज़्यादा चूसती है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फाउंडेशन को, कि मुझे 2 दफ़ा अपनी फाउंडेशन सेट करनी पड़ती है, तो मुझे बहुत हैवी किस्म के बैरियर्स बनाने पड़ते हैं। और जब मैं मतलब रिमूव करती हूँ मेकअप, तो मुझे अच्छा खासा पता चल रहा होता है कि मेरी फाउंडेशन निकल रही है। ठीक है। तो वो स्किन का हिसाब है ना, किस तरह से स्किन आपकी ट्रीट हो रही है, किस तरह से आपकी स्किन रिएक्ट करती है, तो फिर मुझे बहुत हैवी किस्म के बैरियर्स बनाने पड़ते हैं। इसी तरह सबकी अपनी अपनी, जैसे मेरी भी स्किन है तो मैं भी मतलब 3-4 स्टेप्स तो करती हूँ मैं भी सुबह उठ के। और दूसरा कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एक्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है। वो आपकी स्किन केयर के अंदर होना चाहिए। बिफोर मेकअप आपने सनस्क्रीन लगाई हो, वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्किन टाइप है वो किस तरह की है। उसके मुताबिक हम बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं कि आपने कौन सी स्किन जो है ना सनस्क्रीन यूज़ करनी है। अच्छा, दूसरा मेकअप हो गया। मेकअप के बाद बहुत से लोग हैं खाली साबुन के साथ मुंह धोते हैं या फेस वॉश के साथ मुंह धोते हैं और वो कहते हैं जी शायद हमारा सारा मेकअप उतर गया, 2-3 दफ़ा हमने मुंह धोया है तो उतर गया। वाकई ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी क्या स्किन करना पे होते चाहिए हैं, फिर? अगर आप हमारी माइक्रोस्कोप से स्किन देखें ना, तो हमारी स्किन के ऊपर होते हैं छोटे छोटे से पोर्स। हाँ जी। और पोर्स आपको पता है किस तरह के होते हैं, राउंड सर्कल में होते हैं पोर्स, और वो स्किन के अंदर ऐसे लगता है जैसे गड़े बने हुए। अभी जैसे हमें नॉर्मली नहीं लग नहीं रहा, नजर आएंगे, लेकिन अगर हाँ। आप माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल। तो आपकी ऊपरली स्किन से तो उतर जाता है वॉश ठीक है, करने से, 2 दफ़ा वॉश करने से, 1 दफ़ा वॉश करने से उतर जाता है, लेकिन वो जो स्किन के अंदर होता है ना, वो क्लींस या स्क्रब से ही निकलता है। ठीक है। तो एक रूटीन बना लें अपनी के अपना एक क्लींस और स्क्रब जो है वो आप अपने तो पास रोज रखें। कर सकते हैं स्क्रबिंग एंड अच्छा, स्क्रबिंग डेली नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि स्क्रबिंग डेली करने से स्क्रैचेस हो जाते हैं स्किन पे। और क्लेंजिंग रोज क्लींस आप डेली कर सकते हैं, उससे सॉफ्टनेस आती है, उससे डीप आपकी स्किन जो है ना वो क्लीन होती है, वो आप डेली कर सकते हैं। आप जो स्क्रब है उसको आप डेज दे सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पोर्स की स्किन है जिसमें पोर्स दिखते भी हैं, तो आपको फिर 1 डे के बाद 2 डेज़ के बाद रिपीट कर लेना चाहिए। वैसे अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको वीक में 1 टाइम कर वो 1 टाइम करें, उसका ऐसा सच नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि किस तरह का क्लिंजर भी यूज़ करना चाहिए? बहुत से अब जेल फॉर्म में भी हैं, क्रीम फॉर्म में भी हैं, बहुत से वो ऑयल फॉर्म में भी आते हैं कुछ क्लिंजर। तो किस तरह का क्लिंजर लोगों को यूज़ करना चाहिए? अच्छा, जेल फॉर्म के क्लिंजर मेकअप के लिए होते हैं। ओके। ऑयल फॉर्म के जो होते हैं वो मेकअप रिमूवल के लिए भी होते हैं। अच्छा। आपकी स्किन की ग्लो के लिए भी होते हैं, लेकिन क्रीम फॉर्म जो है ना वो रिमूव करती है एग्जैक्टली वो रिमूव करती है। हाँ। अच्छा। तो ये फॉर्म्स, आपने बड़ी अच्छी बात की है, फॉर्म्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से डील होगी। ठीक है, तो ये आपको आज पता चल गया कि कौन सा क्लेंजर आज आपने ख़रीदना है। अच्छा, दूसरा अब थोड़ा सा मेकअप टिप्स पे आ जाते हैं। लाइट मेकअप हमें चाहिए। अब जैसे सुबह हमने ऑफिसेज जाना है या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो उनके लिए किस तरह की आप टिप्स देंगी? उन्हें आइज़ मेकअप किस तरह का करना चाहिए? लिप्स किस तरह के उनके होने चाहिए? फाउंडेशन उन्हें कौन सी लगानी चाहिए? बहुत हैवी फाउंडेशन क्या रोज़ उन्हें लगानी चाहिए, या जो आजकल बीबी क्रीम्स भी चल रही हैं वो लगानी चाहिए? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। बीबी क्रीम्स अच्छी हैं, लेकिन मैं एक ही रेकमेंड करती हूँ। जेनेसेंस की डे नाइट है, वो डे में भी चलती है, नाइट में भी चलती है, सनस्क्रीन भी है। अच्छा, मतलब 7-8,000 अच्छा इतने में आ जाती है, और वो काफ़ी अच्छा उसका बॉक्स है और ब्रांडेड जिसको कहते हैं आप, और वो चलती भी आपकी काफ़ी देर है। वो इफ़ेक्ट देती है प्रॉपर, जैसे आपने फाउंडेशन बनाई हुई है, और उसको यूज़ करना बहुत इजी है। अच्छा, बहुत इजी, मतलब मीन्स उसे कि आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में ली है, हाँ। और आपने उसको ऐसे ही रब किया है और ऐसे ऐसे टैप टैप करके अपने फेस पे लगा लिया। ऐसे लगता है जैसे प्योर आपने ना मेकअप मतलब बनाया हुआ है। अच्छी वाली आपने बेस बनाई हुई है। सारा दिन आपका स्किन सॉफ्ट ऑयली इफेक्ट पे रहेगी, सॉफ्टनेस पे रहेगी, आपको खुद फील होगा कि और उससे काफ़ी हद तक ब्राइटनेस भी आती है। अच्छा, क्या बात है। तो वो एक अच्छी, ठीक है। एक अच्छा एडिशन है मार्केट में।
ठीक कह है। सकते हैं। तो वो यूज़ कर सकते हैं वो daily? इजीली आप यूज़ कर सकते हो, ऑफिस गोइंग भी, कॉलेज गोइंग भी, स्कूल गोइंग जो 9-10 तक बच्चियां जाती हैं आजकल, हर हाँ, किसी वो को भी फैशन makeup सेंस करके है। ही जाती है, हाँ, हाँ। उनको हर किसी को फैशन हमारे सेंस है। ज़माने में था कि मेकअप नहीं अलाउ था, अब तो सब कुछ ही अलाउ है। हाँ, अब प्रेजेंटेबल दिखना बड़ा ज़रूरी है हर फील्ड में, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी है। मेकअप टिप्स में आ जाता है कि लाइटर रहो, अपनी आईज़ की जो आपकी शेप है उसके इर्द गिर्द आप एक लाइट पीची सा पिंक कलर शेड ब्लेंड कर लो। ओके। उसके साथ आप लाइट सा लाइनर वेयर कर लो और साथ में हल्का सा मस्कारा लगा लो। ये आपकी ग्लोसी टाइप आपने लिप्स रखो, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना और ये जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, इसमें होता है हमें अफरा तफरी होती है बहुत ज़्यादा, और हम अभी एक काम कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा, तो बार बार आप अपना टचअप नहीं कर सकते। तो वो कोई मीडिया फील्ड तो है नहीं है कि बार बार कोई टचअप के लिए आएगा, आपने खुद ही अपने आप को रखना है। तो आप ऐसे कैजुअल रहो कि आपको टचअप की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक आप है। नॉर्मली 5-6 घंटे आराम से गुजार लो विदाउट टचअप। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको आज रुबाब दे रही है। अच्छा, दूसरा बालों के हवाले से भी थोड़ा सा हमें रुबाब बताएं कि बालों में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? अच्छा, ट्रेंड को तो लोग कम ही फॉलो करते हैं, क्रीम क्लास ही ट्रेंड फॉलो करती है। अच्छा। बाकी जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं वो तो कह देते हैं कि जब आते हैं, अक्सर मेरी कंसल्टेशन हो रही होती है लोगों के साथ, मुझे ऐश चाहिए। अच्छा। आपने बॉक्स स्टाइल लगाया हुआ है, हाँ। आपको ऐश कैसे मिल सकता है? ठीक है। मीन्स टू से कि लोग ट्रेंड नहीं फॉलो करते, लोग फॉलो करते हैं कि अपनी मुझे पसंद personal, क्या है। हाँ, प्रेफरेंस हाँ, मुझे पसंद क्या है। ट्रेंड वही इंसान फॉलो करता है जिसको सेंस हो अपने बालों को डील करने की, या वो जो वो देख रहा हो कि ये मार्केट में चल रहा है, ये तो मुझे चीज़ें चल अगर रही हैं, मुझे हाँ। करना है तो मैं इसको किस तरह से ट्रेंड में क्रिएशन में ठीक है, लेके आऊँगा। ठीक है। तो वो इस तरह के लोग ही करते हैं। तो जैसे अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में किस तरह का कलर ज़्यादा अच्छा लगता है? अगर ओवरऑल बात की जाए, इन जनरल बात की जाए, तो बालों का कलर कैसा अच्छा लगता है? डार्क टोन में या लाइट टोन में सर्दियों में अच्छा लगता है? अच्छा, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो कलर्स है ना, ये लोगों की सेंस है कि सर्दियों का कलर है, गर्मियों का कलर है। मैं बताऊँ, ये जो आपकी स्किन की टोन है ना, ये उसके ऊपर जचता है। अच्छा, ठीक है। ये ट्रेंडी मौसम और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं होता है। वैसे हैं डार्क कलर्स भी हैं, लाइट कलर्स भी हैं, हाँ। लेकिन ये जो आप मुझसे क्वेश्चन करिए ना, ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग चलता है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल बेज स्किन है, उसके ऊपर आपने ऐशी स्मोक ग्रे कर दिया, हाँ। उसने और डल हो जाना है, उसने इतना डल हो जाना कि आपका जो अपना ओरिजिनल कलर और अपनी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है ना, उसने भी डाउन चले जाना। ओके, तो ठीक इट है। मेक सेंस कि जो आपको कलर कर रहा है या रेकमेंड कर रहा है, वो आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बता रहा है। क्योंकि आजकल हर जगह ये चल रहा होता है ना जी, आपने वार्म टोन में जाना है, आपने कोल्ड टोन्स में जाना है, आपने ये फलां चीज़ करनी है, फलां चीज़ करनी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा, जाना जो वार्म किस पे है। टोन्स है ना, वो हाँ। विंटर्स में अच्छी लगती है, वो विंटर्स में अच्छी लगती है, क्योंकि warm tones। विंटर है, हाँ। इन्वायरमेंट ठंडा है, और बालों का अगर आप वार्म टोन ले लेते हो तो वो इजी है। अगर आप वार्म टोन गर्मियों में ले लेते हो तो वो एक तो गर्मी है, पसीना है, हाँ। सफोकेशन है, और उसके ऊपर आपने वो कलर भी वैसा ले लिया और कपड़े भी वैसे वार्म से पहन लिए, तो वो और ही भड़क सी लगती है देख के। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं करती। लेकिन मैं फिर भी, मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं या मैं जिससे भी कंसल्टेशन कर रही होती हूँ, मैं उसको ये ज़रूर बताती हूँ कि कलर सारे आपके लिए नहीं होते। अच्छा। आपकी स्किन के ऊपर सूट करे। कलर ऐसा हो कि आपने कलर करवाया हो तो आप फेयर भी दिख रहे हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फेयर दिखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नॉर्मली लोगों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा कलर हुआ है या मैंने कोई चीज़ लगवाई है फेस के ऊपर, तो वो फौरन मुझे पता फेयर चलना कर दे। चाहिए। हाँ, वो मुझे फेयर कर दे। तो उसके लिए आपको कलर की सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपने डार्कर में रहना है। अच्छा। थोड़े से जो डार्कर कलर्स होते हैं ना, इफेक्ट्स के साथ, आजकल हाईलाइट्स नहीं चलते, ठीक है, लो लाइट्स चलते हैं, बेबी लाइट्स चलते हैं, तो वो आपको इफेक्ट्स के साथ कलर अगर दे दिया जाए ना, आपका डिजायर कलर भी डाल दिया जाए बीच में, जैसे आप ऐशी पसंद कर रहे हो तो कुछ लो लाइट्स में आपको ऐश डाल दिया जाए, लेकिन बेस कलर आपका डार्कर में रखा जाए, तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर बेस भी लाइटर है और कलर भी लाइट है, तो वो फिर भड़कीला सा कुछ और बन जाता है।
तो वो ये सेंस होती है आपके स्टाइलिस्ट की कि वो आपको क्या रेकमेंड करता है। और मतलब आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपकी टोन के साथ वो जाता है कि नहीं जाता, स्किन टोन के साथ, ये एक कह लें कि प्रोफेशनली आपको बता सकता है। तो देखा देखी तो ऐसी बिल्कुल भी हरकत आपने नहीं करनी है कि जनाब मेरी दोस्त ने या फ़लान ने मेरे नेबर में ये उसने टोन कराई है, ऐश टोन कराई है, तो मेरे ऊपर भी अच्छी लगेगी। पहले कंसल्ट करें, फिर जाके अपने पैसे खर्च किया करें। तो हमारे साथ रुबाब भट्ट मौजूद थी। रुबाब, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और हमें टिप्स देकर जा रही हैं कि हमने किस तरह ये जो सर्दियाँ हैं इसमें अपना मेकअप भी करना है और हेयर स्टाइल या जो कलर्स कराने हैं अगर आपने, तो वो किस तरह के कराने हैं। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। और वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और क्या ही खूबसूरत जो है मौसीकी का तड़का लगा है। नज़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, क्या खूबसूरत आवाज़ है उनकी। नज़र, एक तो वेलकम और दूसरा ये कि बड़ा अच्छा गाते हैं आप माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है। और उसके साथ ज़यान काशिफ जो कि गिटारिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। ज़यान आपको वेलकम कहते हैं। और रजब अली जो कि आई डोंट नो कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बजता है, बहुत अच्छा बजाया आपने, आपको भी वेलकम कहते हैं। तो नज़र, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे इसमें आना हुआ आपका, मौसीकी में कैसे आना हुआ? एक्चुअली ये स्टडी के साथ साथ ही एक एक्टिविटी है। अच्छा। और ये है कि एक्टिविटी है, शौक नहीं है? शौक भी ऑब्वियसली शौक से एक्टिविटीज़ में और अब प्रोफेशन में ही तब्दील हो चुका है ये चीज़। और मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रही है कि मैं अभी तक जो स्टडी है वो इसी की बेस पे कर रहा हूँ। अच्छा। फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने इसी की बेस पे स्टडी की है। तो ये कि ऑब्वियसली जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। जब एक टैलेंटेड पर्सन की जो एक पर्सनैलिटी होती है वो सबसे डिफरेंट सोसाइटी में मानी जाती है। तो क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंसेस स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, कंप्यूटर साइंसेज एंड म्यूज़िक दोनों अलग अलग फील्ड है। जी, ऐसा तो है, अलग अलग फील्ड है। एंड बहुत मुश्किल है दोनों को साथ में मेंटेन करना। बट
ये है कि शौक भी है, पैशन भी है, सो ये है कि साथ साथ तो मेंटेन प्रोफेशनली सीख रहे हैं कहीं से कि नहीं? जी जी, मैं सीख रहा हूँ। मेरे टीचर हैं ताहिर इकबाल साहब, अच्छा, मैं उनसे तालीम ले रहा हूँ। ठीक है। तो आप पहले हैं अपनी फैमिली में या आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि और बैकग्राउंड भी में है मौसीकी की दुनिया में? बैकग्राउंड में मेरे अंकल हैं मोहम्मद अली खान साहब, अच्छा, जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं, गज़ल गायक हैं और मेरी इंस्पिरेशन हैं। अच्छा, वो आपकी इंस्पिरेशन है। तो उसके अलावा कोई है आज की जो कह लें कि यंग हमारे जो सिंगर्स हैं उनमें से? नहीं, उनमें से कोई भी नहीं, कोई पसंद नहीं है? नहीं, लाइक मेरी फैमिली में से कोई नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन यंग जनरेशन में पसंद जो सिंगर्स में तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। हमारे पाकिस्तान के काफ़ी सारे सुपरस्टार्स हैं और मैं उन सबको फॉलो करता हूँ, सबको लाइक करता हूँ, उन सबके सॉन्ग्स गाता हूँ। सो इसमें आसिम अज़हर, आतिफ असलम, अली ज़फ़र वगैरह ये सब ऑब्वियसली इंस्पिरेशंस हैं और पसंदीदा सिंगर्स भी हैं। तो आपने जैसे गज़ल से शुरू किया, तो गज़ल जॉनरा पसंद है आपको? गज़ल जॉनरा एक्चुअली दिस इज़ अ मॉर्निंग शो और मॉर्निंग में गज़ल गाना ही कंफर्टेबल रहता है। आपको लगा कि मॉर्निंग शो है तो इसके लिए गज़ल आपको चाहिए? नहीं, एक्चुअली सिंगर्स की ना एक थोड़ी सी साइकी होती है, मैं आपको अच्छा, बताता हूँ। हाँ, ज़रूर। जो सिंगर्स का सोने का टाइम होता है, हाँ, हाँ। उस टाइम में मॉर्निंग शो हो रहा है। सो ये है कि सिंगर्स, मैं बीइंग अ सिंगर मेरी आदत है कि मैं अपनी सॉन्ग सिलेक्शन जो है ना वो हमेशा अपनी आवाज़ की स्टेबिलिटी के हिसाब से रखता हूँ, ठीक है, कि किस टाइम में मैं किस चीज़ को गाने के कैपेबल हूँ। ओके। तो तो उस मतलब इस लिहाज टाइम से आपने आपकी जरा सोने lower का range था टाइम, तो आपका जो थ्रॉट था वो कह लें कि स्लो Exactly. या लो टोन में था, Low इसलिए tones आपने गज़ल को ऑप्ट किया। चले, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको अपनी चीज़ें पता है, Exactly. जिसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? नेक्स्ट हम आपको सुनाएंगे एक सॉन्ग है नदीम अब्बास जी का। ज़रूर। वे तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, नी तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी आ, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी आ, वे गड्डी तू मगावे तेल मैं पवांदी हाँ, गड्डी तू मगावे तेल मैं पवांदी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी आ, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी, ए तैनू प्यार हो गया। ना तेरा लेके मैनू छेड़ दिया सखियां, तक ले ना तैनू विच मेरी अखियां, ना तेरा लेके मैनू छेड़ दिया सखियां, तक ले ना तैनू विच मेरी अखियां, वे सोनी अखां वाले आ जद तैनू वेंदी हाँ, सोनी अखां वाले आ तैनू वेंदी रहनी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी आ, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी आ, ते तैनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, तैनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी, ते तैनू प्यार हो गया। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। ये जो मिक्सचर है ना, मतलब खास तौर पे ये इसकी जो बीट है ना वो लिटरली बहुत मज़े की है। इसको क्या कहते हैं वैसे? कहून। कहून बीट है ये कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया बस? लाइक इतना फेमस नहीं है, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी रेयर यूज़ होता है। अच्छा। ये एक्चुअली कंपैरिजन में है ड्रम किट के, इट्स लाइक अ लिटिल ड्रम
अच्छा। और काहून भी कहा जाता है इसे, केजून भी कहा जाता है। ओके। स्नेरी साउंड है इसका, अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ये वो मुझे लगता है ये जो पुराने ज़माने में वो डफली यूज़ करते थे वैसा समथिंग वो ये वो दे एक, रहा है वो बीच एक, ना? वो एक अलग चीज़ है अच्छा। और ये एक अलग चीज़ है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स लाइक अ बॉक्स कि आप जैसे टेबल बजा रहे हैं ना, तो टेबल में थोड़े से शेकर्स ऐड किए। क्या बात है, इसकी अलग ही एक ना वो बीट आ रही होती है, साउंड आ रही होती है। तो ज़ियान, आप सिर्फ गिटारिस्ट हैं या आपको भी गाना पसंद है? नहीं, मैं एज अ गिटारिस्ट ही आप गिटारिस्ट ही है, गाना नहीं पसंद? नहीं, गाना नहीं ठीक है, आवाज़ नहीं है वो, क्या आवाज़ नहीं है। चले, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है, वरना कुछ ऐसे भी आते हैं सिंगर्स के जिनकी आवाज़ नहीं भी होती, वो फिर भी कहते हैं हमने गाना ज़रूर है, चाहे अगले के कानों से खून निकल आए। तो अपने जो देखने वाले हैं नज़र, उनको क्या, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहोगे? सबसे जो मेन टिप है वो यही है कि आजकल की जनरेशन गाना सीखना छोड़ चुकी है ओके, काफ़ी हद तक। ठीक है। और क्योंकि अब हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो पहले का दौर था, लाइक आज से 10 साल पहले का दौर था ना, वो ये था कि आपको म्यूज़िक किसी टीचर से ही सीखना पड़ता था, तो बहुत कंपल्सरी होता था कि कोई टीचर हो वही बताएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली और ये किसी टीचर से मिल सकती है। लेकिन आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी है, गाइडेंस पड़ी है, हाँ जी। लेकिन करेक्शन जो है वो इंसान खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल, और ऐसे ही। करेक्शन के लिए टीचर की ही ज़रूरत होती ज़रूरी है, सो ये उस्ताद कि का होना आप ज़रूरी, चीज़ें ठीक पढ़ है। सकते हैं, चीज़ें एक्सपीरियंस कर चलें। सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आ सकती, परफेक्शन नहीं आएगी तब तो- तक जो है ना आप अच्छे सिंगर नहीं बन सकते या माहिर नहीं हो सकते उसमें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप Thank you तीनों so यहाँ much. पर आए, और मुझे इजाज़त देनी है, लेकिन जाते जाते एक और गाना आपने हमें सुना के जाना है। अल्लाह हाफिज़। चलिए। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो तुम, मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो तुम, मोहब्बत की शान हो। चर्चे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में।